हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एन आर न्यूज़ चैनल। नेशनल सोलर मिशन की सीरीज़ में ये मेरा 5th वीडियो है। और जो इससे पहले वाला जो वीडियो था, आपने उसमें अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिए। वो मैंने जो टॉपिक कवर किया है, सबसे पहले नेशनल सोलर मिशन क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। नेशनल सोलर मिशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोलर स्कीम्स हैं, उसके बारे में मैंने ब्रीफ बताया। फिर थर्ड वीडियो से स्कीम वाइज मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है। थर्ड वीडियो में सोलर पार्क स्कीम के बारे में बताया हुआ है मैंने। और उसके नेक्स्ट वीडियो में सोलर पार्क्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं और सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत जो सैंक्शन किए गए उनका क्या स्टेटस है, उसके बारे में मैंने कवर किया है। ये जो वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, ये जो वीडियो है बेसिकली सोलर पार्क के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होता है, ये उसके बारे में है। तो जैसा कि मैंने जस्ट बताया कि जो सोलर पार्क स्कीम के बारे में मैंने 3 वीडियो बनाया है और इस सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत ये मेरा लास्ट वीडियो है। जो फर्स्ट पार्ट था मैंने सोलर पार्क और सोलर पार्क स्कीम के बारे में कवर किया है और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है ये, और थोड़ा सा लंबा भी बन गया ये, जिसमें कि मैंने सोलर पार्क स्कीम के लिए क्या ऑब्जेक्टिव था, सोलर पार्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स हैं, सोलर पावर पार्क डेवलपर्स का क्या रोल है और उसमें क्या होते हैं, क्या मोड्स इम्प्लीमेंटेशन का है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेकी का क्या रोल है, क्या फाइनेंशियल मॉडल है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट देती है, क्या टाइमलाइन है, ये सब सारी टॉपिक्स मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। सेकेंड पार्ट में सोलर पार्क प्रपोजल अगर सबमिट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या सेकी को, तो उसके क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उस फॉर्मेट के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। उसके बाद सोलर पार्क्स कितने अप्रूव्ड हैं और उनका क्या स्टेटस है इंडिया में, मैंने उस पार्ट 2 में मैंने कवर किया है। और ये जो वीडियो है बेसिकली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सोलर पार्क की कैसे बनाते हैं और उसमें क्या कंटेंट्स होता है, ये उसके ऊपर है। तो सबसे पहले कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए सोलर पार्क बनाने के लिए, मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ। डीपीआर किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें पूरा एक्चुअली पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा एक पिक्चर क्लियर होता है। एक कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है। उसके बाद रियलिटी में लाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं या प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं। तो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना एक बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट कि आप सारी चीज़ों को कंसीडर कर सकें, समझ सकें कि क्या वायबल है, नहीं है, क्या चैलेंजेज हैं। बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर करने पड़ते हैं। तो उसमें अब सोलर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो मेनली ये 10 पॉइंट्स जो हैं, ये कंटेंट्स जो हैं, इसको कवर करने पड़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें एग्जीक्यूटिव समरी, पूरा ओवरऑल जो डीपीआर का जो एग्जीक्यूटिव समरी बनता है उसको फर्स्ट पार्ट में कवर करना पड़ता है। सेकेंड है क्या पर्पज और स्कोप ऑफ रिपोर्ट होना चाहिए। थर्ड है सोलर सेक्टर का ओवरव्यू के बारे में बताया हुआ है। फोर्थ है प्रोजेक्ट डिटेल्स, पूरा प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में इसमें कवर करना पड़ता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है सोलर पार्क डेवलपमेंट। सिक्स है इंडिकेटिव इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट्स। सेवेंथ है स्टेचुटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। एट्थ है प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स। नाइन्थ है सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और टेंथ है एनेक्सर्स। और ये जो कंटेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत ये उसकी वेबसाइट पर ये अपडेट है और ये वहीं से लिया गया है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या कवर होता है वो यहाँ पर लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले सोलर पावर पार्क डेवलपर क्या है और क्या ओनरशिप मॉडल है उसका, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बारे में बताना पड़ता है। और एग्जीक्यूटिव समरी में सब कुछ ब्रीफ बताना पड़ता है, आप पूरा डिटेल नहीं बताएंगे। डिटेल के लिए फिर नेक्स्ट हम टॉपिक्स में कवर करेंगे। उसके बाद लोकेशन एंड अप्रोच रोड क्या है, लैंड के क्या साइजेज हैं, टोटल सोलर पावर पार्क जो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा वो क्या है, जैसे मान लीजिए। और ये जो कैपेसिटी की जो बात की गई है, सोलर पावर कैपेसिटी की बात की गई, ये एसी कैपेसिटी है। हम सभी जानते हैं कि जो अगर सोलर प्रोजेक्ट जो लगता है तो दो कैपेसिटी होती है, डीसी कैपेसिटी और एसी कैपेसिटी। डीसी कैपेसिटी जो होती है नंबर ऑफ पैनल से डिसाइड होता है कि कितने मेगावाट डीसी के पैनल्स लगे हैं। और एसी कैपेसिटी इन्वर्टर, जब डीसी को हम जब एसी में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टर कैपेसिटी से एसी कैपेसिटी डिसाइड होती है। तो सोलर पार्क की कैपेसिटी जो बताया जाएगा इसमें एसी कैपेसिटी बताया जाएगा। क्या प्लॉट साइजेज होंगे और क्या कैपेसिटी प्लांट एज पर द प्लॉट साइजेज। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 500 मेगावाट का सोलर पार्क सैंक्शन करते हैं तो एक प्लॉट साइज कितने का हो सकता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक प्लॉट साइज अगर हम लोग 50 मेगावाट का लेते हैं तो टोटल 10 प्लॉट साइजेज बनेंगे आपके, टोटल 10 प्लॉट्स होंगे।
तो उस 10 प्लॉट्स में एक प्लॉट्स का साइज क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्टेड, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक सोलर प्रोजेक्ट्स या सोलर पार्क अगर हम लोग डेवलप किए जा रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट उसमें होते हैं, एक तो एक लैंड डेवलपमेंट और दूसरा पावर इवैक्यूएशन। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो बेसिकली उसी का पार्ट है, और हम आगे डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले वाले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो होता है सोलर पावर पार्क के डेवलपर के स्कोप में और इस डीपीआर का भी एक उसका एक कंटेंट्स होता है, जिसमें कि हम ये बता देते हैं कि जो सोलर प्रोजेक्ट से जो सोलर प्रोजेक्ट से जो पावर है सोलर पार्क के अंदर एक पुलिंग सब स्टेशन बनाते हैं, वहाँ पर लाया जाता है। फिर पुलिंग स्टेशन से फिर नियरेस्ट जो सब स्टेशन है वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन ली जाती है, और जो कनेक्टिविटी और जो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोलर पावर पार्क डेवलपर्स की होती है। तो ये बेसिकली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये भी बताना पड़ेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वाटर सोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बेल्ट, कॉमन फैसिलिटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्वायरमेंटल आपको बताना पड़ेगा क्या इंडेंजर्ड फाउना एंड फ्लोरा बीइंग अफेक्टेड, सोशल इम्पैक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड लाइवलीहुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क इन्विसेज्ड, लाइकली ऑफ टेकर। सोलर पार्क में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो उसमें जो प्रोजेक्ट्स जो लगाएंगे उसका फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कौन उसको लेगा, मतलब ये लाइकली है, बेसिकली एग्जैक्ट नहीं है, लाइकली है, आपको बताना पड़ेगा, इस डीपीआर में बताना पड़ता है। और जो पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगेगा वो किस स्कीम में लगेगा और कैसे लगेगा उसके बारे में एक आपको बताना है। वैल्यू रिक्वेस्टेड एज ए ग्रांट वर्सेस वैल्यू परमिटेड एज ए ग्रांट सब्सिडी एज पर द स्कीम। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के अंतर्गत अगर सोलर पार्क लग रहा है तो सोलर पार्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सब्सिडी देगी उसको बारे में आपको बताना है, कितनी एलिजिबिलिटी बनेगी उसके बारे में आपको बताना है, और वन टाइम चार्जेज एंड एनुअल चार्जेस टू बी लेविड ऑन द सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर। ये एक्चुअली सोलर पार्क का एक फाइनेंशियल मॉडल है। आप सोलर पार्क डेवलप करेंगे तो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है, उस कॉस्ट को आप रिकवर कैसे करेंगे, तो उस कॉस्ट को जो रिकवरी का मॉडल बताया गया है कि आप सोलर उसमें बेसिकली होता है कि सोलर पार्क एक प्लग एंड प्ले वाला मॉडल है, जिसमें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, जिसमें कि आप लैंड और पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेनली। तो इसमें जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करता है तो उससे आप चार्जेज लेंगे। तो चार्जेस किस टाइप से चार्जेस लेते हैं, तो उसके आप एक तो ये अपफ्रंट चार्जेज या वन टाइम चार्जेज जो बोलते हैं वो हो गया, और एनुअल चार्जेज में ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए जो आप जो चार्जेज लेंगे वो लेंगे। तो वो आप चार्जेस के बारे में बताएंगे कि आप प्रोजेक्ट डेवलपर से वन टाइम चार्जेज या अपफ्रंट चार्जेज कितना लेंगे, और सेकेंड आप रिकरिंग जो चार्जेज जैसे वन टाइम एनुअल जो ऑपरेशन मेंटेनेंस चार्जेज है वो कितना लेंगे, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा डीपीआर में। और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सोलर पावर इन द पार्क, जो पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, या टैरिफ अप्रॉक्सीमेटली कितना हो सकता है वो आपको बताना पड़ेगा। टाइम शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सोलर पार्क को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या टाइम शेड्यूल है। अगर हम सोलर पार्क की स्कीम की बात करें तो सोलर पार्क की स्कीम में 2 साल का पीरियड रखा गया सोलर पार्क को डेवलप करने का, तो उसकी टाइमलाइन आप एग्जैक्ट बताएंगे कैसे कि सोलर पार्क कैसे कैसे डेवलप करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कैपेसिटी अप टू द डेस्टिनेशन फॉर बोथ द विद इन स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट्स, जो आप नियरेस्ट सब स्टेशन से जो आप कनेक्ट करेंगे ट्रांसमिशन जो पावर इवैक्यूएशन जो सोलर पार्क का जो आप सब स्टेशन से कनेक्ट करेंगे तो उसकी क्या कैपेसिटी होगी, और फाइनली पावर कहाँ जाएगी, स्टेट्स में जाएगी या आउटसाइड स्टेट जाएगी, तो उसको आप यहाँ पर बताना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू में मतलब ये है कि नंबर ऑफ जॉब्स टू बी क्रिएटेड, कितने जॉब्स करेंगे आप कंस्ट्रक्शन के समय, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है सोलर पार्क का तो उसके बाद सोलर प्रोजेक्ट्स जो लगेंगे उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। सोलर जॉब्स अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए उसमें कितने मैन पावर लेंगी, उसके बाद सोलर पार्क को मेंटेन करने के लिए कितने मैन पावर्स लेंगी। ये सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा कि मैन पावर कितना क्रिएशन होगा, जॉब्स कितनी क्रिएट होगी। उसके बाद पोटेंशियल जीडीपी इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट द स्टेट लेवल, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट जिस पर्टिकुलर स्टेट्स में प्रोजेक्ट लगा तो उसके जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सोलर पार्क और सोलर प्रोजेक्ट्स आने से, वो आपका असेसमेंट वो आपको बताना पड़ेगा। और कितना CO2 एमिशन अवॉइड कर सकते हैं हम लोग सोलर पार्क अगर डेवलप करते हैं और सोलर पार्क में जो प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं उसकी वजह से कितना CO2 एमिशन अवॉइड की जा सकती है। ये सब जो सारे जो पॉइंट्स हैं बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव समरी में कवर करने होते हैं। और हम बात करते हैं डिटेल्स में,
तो डिटेल्स में अब हम बात करते हैं कि सबसे जो सेकेंड पॉइंट है इसमें, पर्पज एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। तो पर्पज एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट में जो है आप एक तो सोलर पार्क के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और दूसरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोलर पार्क बीइंग प्लान्ड। अगर आप सोलर पार्क जो प्लान कर रहे हैं आप, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कर रहे हैं। और थर्ड है पर्पज ऑफ द डीपीआर, ये डीपीआर आप क्यों बनाना चाहते हैं, इसका पर्पज है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड है डीपीआर, जो पर्पज ऑफ द डीपीआर का मतलब होता है क्या स्टैंडर्ड है, क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो ये कहीं भी इजीली मिल जाता है ये। नेक्स्ट जो हम कवर करते हैं सोलर सेक्टर ओवरव्यू। सोलर सेक्टर ओवरव्यू में जो मैंने लिखा है 3 पॉइंट की इंस्टॉल, आप इसमें सोलर सेक्टर ओवरव्यू में 3 पॉइंट्स कवर किया हुआ है कि इंडिया में कितनी सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, स्टेट्स में कितनी कैपेसिटी सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल है, और थर्ड में जो है सोलर पार्क स्कीम इन इंडिया एंड रेशनल फॉर द सोलर पार्क, ये बताया हुआ है। तो सोलर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप इसमें थोड़ा सा और भी कवर कर सकते हैं कि सोलर कैपेसिटी सबसे पहले आप बता सकें टोटल पावर कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल्ड है, उस पावर कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी को फिर ब्रेकअप करके आप बता सकते हैं कि सोलर का कितना सोलर कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि स्कीम्स अवेलेबल एंड कैपेसिटी, और सोलर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है, ये इसमें कवर कर सकते हैं। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट यही कवर करना है। आप ये कि सोलर से रिलेटेड जो अगर इंडिया की बात करें तो इसमें और भी डिटेल आप दे सकते हैं। अब इसके अब स्टेट वाइज बात करते हैं इसमें, तो स्टेट में भी सेम वैसे ही कवर कर सकते हैं कि स्टेट में कितनी टोटल पावर कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल्ड है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी कैपेसिटी है, और सोलर की कितनी कैपेसिटी है पर्टिकुलर। और इसके अलावा स्कीम्स भी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सोलर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जा रही है उसके बारे में आप बता सकते हैं। आरपीओ ऑब्लिगेशन और करंट स्टेटस के बारे में बता सकते हैं। जो थर्ड है इसमें सोलर पार्क स्कीम इन इंडिया रेशनल फॉर द सोलर पार्क, तो ये आप ब्रीफली जो सोलर पार्क की स्कीम है उसके बारे में आप बता सकते हैं, और ये सोलर पार्क जो है कैसे आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करेगी इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये सोलर सेक्टर ओवरव्यू के बारे में। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डिटेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस डीपीआर का। तो प्रोजेक्ट डिटेल में आप आगे काफ़ी डिटेल में बताया कि इसके अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट हैं। तो आप देख सकते हैं 4.1 4.2। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स का एक ब्रीफ जैसा है कि उसमें आप ये बता सकते हैं कि लैंड साइज क्या हो सकता है, टोटल पावर कैपेसिटी इन एसी टू बी लोकेटेड विद इन द पार्क, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस पार्क के अंदर कितनी कैपेसिटी आ सकती है सोलर की एसी में, वो आपको बताएंगे। नंबर ऑफ सोलर प्लॉट्स इनविसेज्ड, कितने नंबर ऑफ सोलर प्लॉट्स आप बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर 500 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप करना है और उसमें एक प्लॉट साइज 50 मेगावाट का है, तो नंबर ऑफ प्लॉट्स आपके 10 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल प्लॉट्स इसके अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे नंबर ऑफ प्लॉट्स 10 हो गया। तो वैसे ही आपको बताना पड़ेगा कैसे हैं। अगर आप प्लॉट साइज अगर 40 मेगावाट का करना चाहते हैं, या कोई जरूरी नहीं कि एकदम बहुत सिमिलर प्लॉट साइजेज भी हो सकते हैं। आप बहुत सारे सोलर पार्क में देख सकते हैं कि प्लॉट साइजेज डिफरेंट भी हो सकते हैं। कुछ प्लॉट साइज 50 मेगावाट का है, कुछ प्लॉट साइज 40 मेगावाट का है, कुछ प्लॉट साइज 100 मेगावाट का है। तो एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, एज पर कंटिग्यूअस ऑफ द लैंड, ये सब सारे जो एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन इवैक्यूएशन फैसिलिटी, तो बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर करते हुए आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सोलर प्लॉट्स कैसे कितने हो सकते हैं। इंटरनल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट विद इन द पार्क एंड अप टू द सब स्टेशन ऑफ द एसटीयू सीटीयू, ये सोलर पावर पार्क डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ से जो सोलर पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनको इवैक्यूएशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीवीटी के पास है। इसके लिए जो सोलर पावर पार्क डेवलपर होता है सोलर पार्क के अंदर पूलिंग सब स्टेशन बनाता है, और पूलिंग स्टेशन सब स्टेशन से जो नियरेस्ट सब स्टेशन होता है उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एसपीवीटी के पास होती है। तो आप कैसे इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, प्लस कनेक्टिविटी भी कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो सोलर प्रोजेक्ट से जो पूलिंग स्टेशन है वहाँ तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पूरा क्लियर करके बताना पड़ेगा। एक्सटर्नल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कैपेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल, अगमेंटेशन रिक्वायर्ड अप टू द टारगेट डेस्टिनेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि एक्सटर्नल का पार्ट होता है, बट डीटीआर में सारी चीज़ें लानी पड़ेगी। अगर जिस जो नियरेस्ट सब स्टेशन में आप कनेक्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन, तो उस सब स्टेशन जो है उसमें कैपेसिटी अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसके अगमेंटेशन के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे, और फर्दर लाइन अगर और जो फर्दर जो लाइन जा रही है उसके लिए भी स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है या कैपेसिटी अवेलेबल है लाइन की, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा।
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की क्या जरूरत है उसके बारे में बताना पड़ेगा। वाटर पाइपलाइन सप्लाई रिटेकुलेशन रिसर्कुलेशन रिक्वायरमेंट इफ एनी, कॉमन फैसिलिटीज़ प्लांट CSR एक्टिविटीज़, ये सारी डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे और आगे और डिटेल्स में देखते हैं इसमें और भी कवर किया हुआ है। तो अब हम आते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में, जो इसके सब पार्ट्स हैं। जो इसके सब पार्ट्स में जैसे 4.1 में सोलर पार्क लोकेशन एंड लैंड ओनरशिप, इसमें देखिए काफ़ी इसके अंदर जो कैटेगराइज कर रखा है, तो इसमें क्या क्या आता है। तो लोकेशन एंड अप्रोच, जो सोलर पार्क जहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर उसकी क्या लोकेशन है और क्या अप्रोच है, मतलब वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। GPS कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, जो भी आप लैंड आइडेंटिफाई किए हैं उसका GPS कोऑर्डिनेट्स क्या है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रेल पोर्ट मेजर हाईवे एंड मेजर सिटीज़, कितनी प्रॉक्सिमिटी है आपकी, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कितना दूर है, पोर्ट कितना दूर है, मेजर हाईवेज कितना दूर है और मेजर सिटी से कितना दूर, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। लैंड नेचर, जो लैंड सोलर पार्क जहाँ पर डेवलप किया जा रहा है वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है या प्राइवेट लैंड है या साइंड लैंड है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद ओनरशिप का स्टेटस क्या है, ये कलेक्टर्स ऑफिस से डेटा लेना पड़ेगा। ओनरशिप से मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट लैंड है तो वो लेना पड़ेगा, अगर प्राइवेट लैंड है तो परचेज किया है, परचेज करना पड़ेगा या लीज पर लेना पड़ेगा, क्लियरली आपको बताना पड़ेगा इसमें। और और इसका पूरा प्रॉपर जो ड्राइंग और मेजरेबल और स्केल सब कुछ चीज़ें बताना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, कैसे आप लैंड एक्वायर करेंगे, लीज पे लेंगे, अगर लीज पे लेते हैं तो कैसे लीज पे लेंगे, तो ये सारा प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा। लैंड एलोकेशन प्रोसेस टू SPD, सोलर पावर पार्क डेवलपर जो है लैंड उसके पास अगर आ जाती है तो फर्दर SPDs को उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है कि सो दैट कि SPD उस पर हम प्रोजेक्ट लगा सकें। तो अगर आपने लीज पे लिया है तो आपको सब लीज करना पड़ेगा। लैंड अगर आपने एक्वायर की है तो फर्दर आप SPDs को लीज पर देना चाहते हैं या उसको सेल आउट करके देना चाहते हैं, तो ये क्लियरली आपको इसमें बताना पड़ेगा कि लैंड कैसे फर्दर आप SPDs को, सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर जो है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लगाएगा उसको कैसे आप एलोकेट करेंगे। गूगल इमेज एंड बाउंड्रीज ये बताएंगे। ऑटोकैड और टेक्निकल ड्राइंग विद द टोपोग्राफी, ये सब क्लियरली बताना पड़ेगा आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स में 4.1 में। 4.2 में की अगर हम बात करते हैं तो सोलर इरेडिएशन और वेदर डेटा, आप इसमें जो कवर करेंगे इंक्लूड एवरेज मंथली GHI फ्रॉम द नियरेस्ट मेट स्टेशन और MNRE नेटवर्क ऑफ SRRA स्टेशन अदर रिलायबल सोर्सेज। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा क्या वहाँ पर रेडिएशन लेवल है, क्या मंथली रेडिएशन लेवल है, और इसका जो डेटा है आप MNRE नेटवर्क ऑफ जो एक नीवे करके चेन्नई में इंस्टीट्यूट्स है वो ये रिसोर्स डेटा हर जगह लगा रखा है, तो वहाँ पर आप वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। और इंक्लूड एम्बियंट टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जो पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या क्या विंड की स्पीड रहती है, विंड की डायरेक्शंस क्या रहती है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, रेनफॉल का क्या है, एम्बियंट टेम्परेचर कितना रहता है, तो सारी चीज़ें आपको जो है ये बताना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनुअल एनर्जी यील्ड असेसमेंट। वहाँ पर अगर सोलर पार्क अगर डेवलप कर रहे हैं और सोलर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगेगा तो वहाँ पर कितनी एनर्जी मिल सकती है, ये आपको पूरा एक बताना पड़ेगा सिमुलेशन मेथड के थ्रू। और इसके लिए आप रिप्यूटेड PV सॉफ्टवेयर जो है सिमुलेशन का यूज़ करेंगे। सोलर पैनल्स जो लगेंगे, जो सोलर मॉड्यूल्स लगेगा उसका क्या ओरिएंटेशन रहेगा, क्या टिल्ट एंगल रहेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पर एक्सपेक्टेड CUF कितना मिल सकता है वो बताना पड़ेगा। और एनुअल डिग्रेडेशन, वहाँ पर अगर पैनल्स लगाते हैं तो हर पैनल्स का एक डिग्रेडेशन फैक्टर होता है और बहुत एम्बियंट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, तो एक डिग्रेडेशन फैक्टर वहाँ पर एनुअल क्या हो सकता है वही बताना पड़ेगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी है, या एम्बियंट टेम्परेचर कम रहता है, ज़्यादा रहता है, इन सारे फैक्टर्स को लेकर के आपको एनुअल डिग्रेडेशन फैक्टर्स बताना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर क्लियरली बताना पड़ेगा क्या डिग्रेडेशन फैक्टर्स हो सकता है। नेक्स्ट आपका है 4.4 में लैंड असेसमेंट। लैंड असेसमेंट में आप देख सकते हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जियो टेक्निकल असेसमेंट, टोपोग्राफी सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और लैंड प्रिपरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जियो टेक्निकल असेसमेंट की बात करते हैं तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जो सोलर पैनल होता है जिस लैंड पर करेगा सपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ पर जो फाउंडेशन कैसा है, क्योंकि एक ये सारी चीज़ें कॉस्ट से ही डिपेंड करती है। अगर फाउंडेशन के लिए मान लीजिए ज़्यादा करना पड़ेगा, पाइलिंग वर्क ज़्यादा करना पड़ जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा कर तो ज़्यादा लग सकता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके लिए जियो टेक्निकल असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। अगर जियो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जैसे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें ये बताना पड़ता है कि जो सॉइल जो है, जो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट
जहाँ पर सिचुएटेड होगा, जो सॉइल होगा कितना कैपेसिटी को बियर कर सकता है, स्ट्रक्चर को कितना बियर कर सकता है। इसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें यह आता है कि टेस्टिंग ऑफ द एक्सट्रैक्टेड सैंपल इन टर्म्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल अंटिल एटलीस्ट 3 to 4 मीटर डीप, ये आपको बताना पड़ेगा। जियोलॉजिक सेटिंग बताना पड़ता है, लोकल जियोलॉजिकल सेटिंग क्या है, जिसमें कि आपको जियोलॉजिकल टाइप ऑफ ग्राउंड एंड सॉइल बताना पड़ता है। सिस्मिक एक्टिविटी क्या है, ग्राउंड वाटर्स की क्या पोजीशन है, कितना डेप्थ है ग्राउंड वाटर का, ये बताना पड़ेगा आपको। जियोलॉजिकल हैजार्ड्स में बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड के चांसेस हैं या नहीं है, फ्लडिंग एंड इरोजन की क्या सिचुएशन है। सब्सिडेंस का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल कोलैप्सिंग डाउनवर्ड्स, और सॉइल नीचे की तरफ धस चला जाता है क्या। पुअर सॉइल कंडीशंस, प्राइमरी ग्राउंड रप्चर्स, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन, ये सब सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको जियो टेक्निकल असेसमेंट के पार्ट्स होते हैं, और इसमें बहुत सारी एजेंसीज जो है इंडिपेंडेंटली ये सब करती है। तो आपको जियो टेक्निकल असेसमेंट कराना पड़ेगा। मेन इसका पर्पज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज़ होता है कि मेन जो फाउंडेशन आप जो बनाएंगे वो फाउंडेशन कितना है, उसके लिए कितनी कॉस्टिंग पड़ सकती है। अगर लैंड उस टाइप से सूटेबल नहीं है कि जिसमें अगर मार्सी लैंड है मान लीजिए, और मार्सी लैंड है तो उसमें फाउंडेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी सर्वे, आपको टोपोग्राफी सर्वे करवाना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मेन आप एक तो ये है कि पार्क, उसमें हाइड्रोलॉजिकल स्टडी में सबसे पड़े कि पार्क के लिए जो पार्क जहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है। और वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे वाटर की एक तो पीवी, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आएगा पार्क के अंदर तो उनका पीवी पैनल्स जो लाएंगे उनके क्लीनिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरा, इंडिविजुअल जो पार्क जहाँ पर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ग्रीन बेल्ट अगर डेवलप करें उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बहुत सारे कॉमन फैसिलिटीज आप डेवलप करें उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैसे होगी, उसके लिए आपको हाइड्रोलॉजिकल स्टडी में कवर करना पड़ता है। और दूसरा, अगर वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसमें आप वाटर अवेलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, बोरवेल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, ग्राउंड एक्सट्रैक्शन पोटेंशियल टू बी इन्वेस्टिगेट, अगर बोरवेल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं तो इसमें आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या पोटेंशियल है, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। या आप किसी कैनाल्स के थ्रू लेके आएंगे तो जो नियरेस्ट है, या पॉन्ड आप बनाएंगे, तो ये सब सारी चीज़ें आपको हाइड्रोलॉजिकल स्टडी में बतानी पड़ती हैं। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर बाढ़ की सिचुएशन है वहाँ पर उस पर्टिकुलर साइट पे, तो बाढ़ की अगर सिचुएशन है तो वहाँ पर कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हाइड्रोलॉजिकल स्टडी का पार्ट होती हैं। अब है नेक्स्ट जो इसमें आता है लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। लैंड प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें ये बताना पड़ता है कि जो लैंड जो है, क्योंकि जो सोलर पार्क की बात करते हैं कॉन्टिग्यूअस लैंड की बात करते हैं, तो और एक सोलर प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए अगर लैंड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ह्यूज लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 4 to 5 एकर्स लगते हैं। ये थंब रूल है। अब आज की डेट में 4 एकड़ से भी कम लग रहे हैं, क्योंकि पैनल्स की एफिशिएंसी और पैनल साइजेस काफ़ी बढ़ गए। फिर भी तब भी ह्यूज लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए 1000 मेगावाट का अगर सोलर पार्क डेवलप करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 एकर्स आपको लैंड चाहिए। 4000 एकर्स सिंगल लोकेशन पर, वो भी कॉन्टिग्यूअस, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें लैंड प्रिपरेशन में आपको यही बताना पड़ता है, यही कि कितना कॉन्टिग्यूअस लैंड है, और अगर जहाँ पर है तो उसके लिए लेवलिंग की ज़रूरत पड़ती है क्या, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको आपको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, आपको रिमूवल करने की ज़रूरत पड़ने की क्या, फ्लैटनिंग करना है क्या, क्या सॉइल की कंडीशंस हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको लैंड प्रिपरेशन में बतानी पड़ेगी। और आपको स्लोप भी बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमम स्लोप क्या है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। इसके अलावा फेंसिंग की रिक्वायरमेंट है क्या, अगर फेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो भी इसमें डिटेल में बतानी पड़ेगी इस रिपोर्ट में। और ग्रीन बेल्ट की भी रिक्वायरमेंट है क्या, अगर ग्रीन बेल्ट अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, वो सभी बताने पड़ेंगे। तो लैंड प्रिपरेशन का पार्ट है। तो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए आप 4 या 5 इसमें टॉपिक पॉइंट्स कवर किया हुआ है। एक तो इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बेल्ट और कॉमन फैसिलिटीज। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल और कॉमन कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इसमें आता है कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सोलर पावर पार्क डेवलपर जो सोलर पार्क डेवलप कर रहा है उसके स्कोप में क्या है, और सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर
उसके स्कोप में क्या है, ये बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने बताया कि जो सोलर प्रोजेक्ट से जो पूलिंग स्टेशन है वहाँ तक केबल लेइंग और वहाँ कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूलिंग स्टेशन से फिर जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वहाँ तक कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलर पावर पार्क डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किससे क्या स्कोप में है और इंटरफेस पॉइंट्स कहाँ पर हो सकता है, ये इंटरफेसिंग कैसे हो सकता है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो क्लियरली आपको डिमार्केट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस रिपोर्ट में। और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे, इंटरनल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोलर पावर पार्क डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप इसमें कैसे करेंगे बताएंगे। और जो पूलिंग स्टेशन जो आप बनाना पड़ेगा इसमें, जो पूलिंग स्टेशन 33/66 kV या 132 kV या 132/220 kV पूलिंग स्टेशन जो बनाना पड़ेगा, ये आपको क्लियरली इसमें बताना पड़ेगा क्या स्कोप है, कैसे बनाएंगे आप इसमें। और इवन इसमें आप एक्सटर्नल जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आप इस चीज़ को कवर करेंगे कि जिस सब स्टेशन से आप कनेक्ट कर रहे हैं उस सब स्टेशन में स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसका अगमेंटेशन के लिए क्या प्रोसीजर है। फिर उस जो सब स्टेशन से जो ट्रांसमिशन लाइन आगे की तरफ जा रही है उसमें भी अगमेंटेशन की ज़रूरत है, क्या नई लाइन इसमें डालनी पड़ेगी या उसको और अगमेंट करना पड़ेगा। तो सबको क्लियरली आपको इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती है। अगर हम कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आता है कि आप क्योंकि सोलर अगर प्रोजेक्ट्स लग रहा है तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें मॉनिटरिंग में बहुत सारे आ जाते हैं डेटा से, जैसे कि आप फोरकास्टिंग, शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग, ये सब सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए चीज़ें आपको इसमें क्लियरली बताएंगे कि इसके लिए आप कैसे डेवलप करेंगे। और मीटरिंग और कनेक्टिविटी अरेंजमेंट एज पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो गाइडलाइंस है वो भी आप इसमें कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर करना पड़ेगा। अब आते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सोलर पार्क जहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वो जो नियरेस्ट जो मेन रोड है उससे कितना डिस्टेंस पे है और अगर उससे कनेक्टेड नहीं है तो फिर कनेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर, आप कैसे कनेक्ट करेंगे। दूसरा, जो पार्क के अंदर जो प्लॉटिंग है उस प्लॉट्स पर भी कैसे रोड ले जा रहे हैं, कैसे अप्रोच रोड है, कैसे क्या सब सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इसमें क्लियरली बताना पड़ेगा। अब आता है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में जस्ट मैंने पीछे भी कवर किया है कि वाटर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एक अगर सोलर प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो हम पैनल की क्लीनिंग के लिए वाटर की क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। सोलर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और भी जो मैंने बताया ग्रीन बेल्ट, इन सब चीज़ों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप वाटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप कैसे फुलफ़िल करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। आप बोरवेल के थ्रू करेंगे या किसी नियरेस्ट जो कैनाल है वहाँ से लेकर आएंगे या जो नियरेस्ट रिवर है वहाँ से वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या उसके लिए पॉन्ड बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली बतानी पड़ेगी। प्लस सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर के पार्ट पे क्या वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मैंडेटरी है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि हर 50 मेगावाट पे सोलर वाटर के आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद वहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स की होती है। जो जहाँ पर आप इंटरफेस करेंगे और जो एसपीडीज के स्कोप में है और जो सोलर पावर पार्क डेवलपर के जो स्कोप में क्लियरली आपको डिमार्केट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या है। नेक्स्ट आपका ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट जो है, ग्रीन बेल्ट में एक तो ये है कि आप ये बताएंगे कि ग्रीन बेल्ट अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उसकी क्या लोकेशन होगी, कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज आप वहाँ पर प्लांट करेंगे और उसके लिए वाटर्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे मेंटेनेंस करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें ग्रीन बेल्ट्स में कवर होंगी। और कॉमन फैसिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें कॉमन फैसिलिटीज़ होती है जिसमें कि बहुत सारे इसेंशियल हैं और बहुत सारे ऑप्शनल हैं। तो सारी चीज़ों को कवर करना है। अगर ऑप्शनल है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ऑप्शनल है। जैसे कि लाइटिंग की अगर हम बात करते हैं, लाइटिंग भी ये मैंडेटरी पार्ट में आता है। ये सोलर पार्क जहाँ पर डेवलप करें वहाँ पर लाइटिंग कैसे करेंगे, कैसे रोड पे लगाएंगे, पार्क के अंदर कैसे लाइटिंग करेंगे। हर एक्सेस जो है हर प्लॉट को आप एक्सेस रोड प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये हो गया कि अप्रोच रोड, सोलर पार्क तक पहुँचने के लिए क्या अप्रोच रोड है, तो वो रोड हो गया। प्लस सोलर पार्क के अंदर एक हर प्लॉट से कनेक्ट करते हैं उसको हम एक्सेस रोड बोलते हैं। तो एक्सेस रोड जो है आप कैसे डेवलप करेंगे ये भी आप इसमें बताएंगे। सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट स्टेशन ये आप बताएंगे सो दैट कि डेटा गैदर किया जा सके, क्या विंड की स्पीड है,
वहाँ पर सोलर रेडिएशन का लेवल क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी पार्ट में आ जाता है। फेंसिंग ऑप्शनल है, आप वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि फेंसिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर है तो आप इस चीज़ को कवर करेंगे। ऑफिसेस, हाउसिंग और कॉमन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब ऑप्शनल हैं, अगर आपको ज़रूरत है ये सब बनाना है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। सिक्योरिटी ये भी ऑप्शनल होता है, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी या है उसके लिए आप डिटेल बताएंगे। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैंडेटरी पार्ट में आ जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ ये ऑप्शनल पार्ट में आता है, वहाँ पर आप क्या अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। वेयर हाउसेस ये ऑप्शनल पार्ट में होता है। वेस्ट डिस्पोजल और लिक्विड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको बताना पड़ेगा। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड स्टोरेज ये सभी मैंडेटरी पार्ट में आ जाता है। और भी जो चीज़ें इसके अलावा जो चीज़ें इसमें कवर नहीं होती वो चीज़ भी आप कवर कर सकते हैं कॉमन फैसिलिटीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं CSR एक्टिविटीज़ की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो CSR एक्टिविटीज़ में जैसे इसमें कवर किया है कि आप CSR एक्टिविटीज़ के लिए कितना बजट प्रपोज कर रहे हैं वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। प्लस उसमें क्या स्कोप हो सकता है, अगर हम स्कोप की बात करें तो CSR एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। जो लोकल जो पब्लिक होती है, जो लोकल पॉपुलेशन होती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे मोटे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, ITI बना सकते हैं, बहुत सारे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे इस टाइप से चला सकते हैं। ये क्या क्या उसमें कवर करेंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें बताना पड़ेगा। और अगर आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लोकल लाइवलीहुड्स है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब इसमें कवर कर सकते हैं। और क्या इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका इसमें बताना पड़ेगा आपको। ये सब CSR एक्टिविटीज़ में कवर किया जा सकता है। अब आते हैं सोलर पार्क डेवलपमेंट। सोलर पार्क डेवलपमेंट में 3 पॉइंट्स में कवर किया हुआ है इसमें। एक तो सोलर पावर पार्क डेवलपर, दूसरा टाइम शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और थर्ड है आपका सोलर पार्क डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो अगर हम लोग बात करते हैं सोलर पावर पार्क डेवलपर SPVD, तो आपको SPVD के डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि ये सोलर पार्क जो डेवलप कर रहा है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सोलर पार्क की, वो SPVD है कौन, स्टेट एजेंसी है या CPSUज है या जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आपको बताना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व हैं वो आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं टाइम शेड्यूल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप सोलर पार्क स्कीम की हम लोग बात करें, अगर सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत ये सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है तो उसमें 24 मंथ्स 2 साल का पीरियड है जिसमें सोलर पार्क डेवलप करना पड़ता है। तो 2 साल में कैसे कैसे एक्टिविटी, आप क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, आपको क्लियरली डिमार्केट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है कि आपका DPR प्रिपरेशन से, कि आप कितने दिन में DPR प्रिपेयर कर लेंगे, लैंड कब तक एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि जब प्रपोजल सबमिट किया जाता है SECI को या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को, तो उसमें लैंड एक्विजिशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप जस्ट मैंने बताया था सेकेंड वीडियो में, अगर आपने मेरा देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में फॉर्मेट में, तो उसमें लैंड आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, एक्विजिशन की बात नहीं करते। एक्विजिशन भी है, सेकेंड स्टेप है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। तो सोलर पार्क का प्रपोजल जाता है तो सबसे पहले उसमें बताना पड़ता है कि लैंड कहाँ आपने आइडेंटिफाई कर रखी है। तो लैंड आइडेंटिफिकेशन ही फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं, उसको एक्वायर करना पड़ता है। तो आप कब तक लैंड एक्वायर कर पाएंगे उसके बारे में बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल क्लोजर, अगर सोलर पार्क की स्कीम की बात करें तो एक माइलस्टोन जो CFA जो डिस्पर्स करते हैं उसमें एक फाइनेंशियल क्लोजर का भी है, तो फाइनेंशियल क्लोजर भी आपको बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल क्लोजर का मतलब होता है कि सोलर पार्क डेवलप करने के लिए जो टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका 90% आपको ऑन पेपर बताना पड़ता है कि 90% हमने अरेंजमेंट कर रखा है। दैट इज कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल क्लोजर। तो फाइनेंशियल क्लोजर आपको बताना पड़ेगा कब तक आप कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो इसमें इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेजर पार्ट आता है वो ट्रांसमिशन वाला पार्ट आता है, जो पुलिंग स्टेशन और जो नियरेस्ट सब स्टेशन है जो कनेक्ट करना है वो सब इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आ जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो है अप्रोच रोड और एक्सेस रोड में ये सब सारी चीज़ें कवर हो सकती है, तो उसके लिए आप कब तक आप टेंडर निकाल सकते हैं वो डिटेल बताना पड़ेगा। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का कब तक आप टेंडर निकाल देंगे, कब तक अवार्ड कर देंगे, ये बताना पड़ेगा। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारा जो एक्टिविटी है कब तक आप कर लेंगे। उसके बाद सोलर पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स कब तक आ जाएंगे उसके लिए टेंडरिंग का क्या शेड्यूल है। फर्दर अगर टेंडर हो जाता है, अवार्ड भी कर देते हैं, तो फिर उसको लैंड हैंडओवर भी करना पड़ेगा। तो आप SPDs को, सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स को लैंड कब तक हैंडओवर कर देंगे, और सोलर पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है कब तक लग जाएंगे। तो पूरा शेड्यूल आपको इसमें बताना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। जिसमें नेक्स्ट है सोलर पार्क डेवलपमेंट फ्रेमवर्क।
फ्रेमवर्क से मतलब ये है कि आप इस पार्क को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। जैसे मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल क्लोजर है 90%, तो इसमें फाइनेंसिंग कैसे, फाइनेंसिंग की हम लोग बात करें तो इसमें मेजर 3 ही कंपोनेंट आते हैं। एक तो ये कि सोलर पार्क की स्कीम के अंतर्गत अगर लग रहा है तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है। सेकंड, आप इसमें इक्विटी लगा सकते हैं। थर्ड, इसमें है कि आप कहीं से लोन भी ले सकते हैं। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं कि कैसे आप फाइनेंस करेंगे। उसके बाद आप इसको उसके बाद इसमें कैसे रोल आउट करेंगे। रोल आउट से मतलब है कि इसमें फाइनली जो प्रोजेक्ट्स जो इसमें आएगा उसका ऑफ टेकर्स कौन है, मतलब ऑफ टेकर्स अगर सोलर पार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर इसमें ऑफ टेकर होगा। तो एसपीडी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे लेके आएंगे, तो ये सब सारे फ्रेमवर्क में आएगा। अब हम आते हैं इंडिकेटिव इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। तो इसमें जो कवर किया हुआ है, तो सबसे पहले कि इन्वायरमेंटल सेटिंग आप इसमें बताएंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, अगर सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगर इम्पैक्ट जो भी है तो कैसे है, सोशल इम्पैक्ट कैसे है, पॉजिटिव या निगेटिव। जैसे कि अगर सोलर पार्क डेवलप करें तो बहुत सारे सीएसआर एक्टिविटी भी करेंगे। सीएसआर एक्टिविटीज़ करने से अगर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स भी बनाया जा सकता है, आईटीआई कॉलेजेस खोले जा सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ लोकल जो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये सब एक इम्पैक्ट्स होता है। तो उसको कैसे पॉजिटिव है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट है। निगेटिव इम्पैक्ट में आप लैंड एक्वायर करना पड़ता है। तो जनरली जो सोलर पार्क डेवलप किया जाता है तो वही लैंड चूज़ किया जाता है जो कि बैरन लैंड हो, नॉन यूजेबल लैंड हो। तो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए उस एंगल से तो ऐसा नहीं है, बट एक लोकल जो वहाँ पर पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डीपीआर में लानी पड़ेगी। और अगर निगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, उसके लिए आपको क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे वो आपको इसमें डिटेल में बताना पड़ेगा। अब आते हैं स्टैट्यूटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। स्टैट्यूटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क में इसमें जो टॉपिक्स कवर किया, जैसे रेलिवेंट सोलर पॉलिसी फ्रॉम द स्टेट्स, उस जिस स्टेट्स में सोलर पार्क आ रहा है तो उसकी क्या पॉलिसीज है, क्या सोलर पॉलिसीज है प्रमोट करने के लिए, वो आपको बताना पड़ेगा। और सोलर पार्क के लिए क्या कंप्लायंसेस है उस सोलर पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बताना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस आपको लेने पड़ेंगे, क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या परमिशन लेना पड़ेगा सोलर पार्क डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। और किस किस से लेना पड़ेगा और अभी क्या प्रेजेंट पोजीशन है, और अगर नहीं लिया है तो फिर आप कैसे लेंगे, ये सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ क्लियरेंसेस, लाइसेंसेस, परमिशन टू बी ऑब्टेन्ड बाय एसपीडीज एंड इशूइंग एजेंसीज। सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए भी क्या जरूरत पड़ती है, क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्या परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, क्या क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो 2 पार्ट पे हो गया, एक तो सोलर पार्क डेवलपर जो है और एक सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर, दोनों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसमें इसमें आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंशियल। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल में देखिए इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सोलर पार्क कॉस्ट एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल वायबिलिटी, प्रोजेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पार्क इन द सोलर पार्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सोलर पार्क कॉस्ट एस्टिमेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। एक लैंड की कॉस्ट क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या हो सकती है। बेसिकली सोलर पार्क अगर डेवलप कर रहे हैं तो कौन कौन से मेजर कॉस्ट उसमें मेजर पोर्शन होता है डेवलप करने के लिए जिस पे कॉस्टिंग आती है। एक तो लैंड अगर आप एक्वायर करते हैं या लीज पे लेते हैं तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आएगा उसका। रोड एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट, एडमिट बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बेल्ट, कॉमन फैसिलिटी और ये सब और अदर एनी अदर कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेट में सारे कंपोनेंट हैं, इन चीज़ों को कवर करते हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी, तो सोलर पार्क अगर डेवलप कर रहे हैं तो फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, इस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। इसमें जो पॉइंट्स कवर किया है, स्टेट पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर सोलर प्रमोशन लीडिंग टू बैंकेबिलिटी, कोई पर्टिकुलर जिस स्टेट्स में अगर है तो उसकी स्टेट्स पॉलिसीज़ क्या है सोलर पार्क को या सोलर प्रोजेक्ट्स को अगर डेवलप करना है तो कुछ इसमें इंसेंटिव भी है क्या, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव भी देती है क्या, तो उस चीज़ को आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ द जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ द एसपीबीडी, सोलर पार्क एजम्पशंस एंड फाइनेंशियल एजम्पशंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टाइमलाइन, कैपिटल कॉस्ट और प्रोजेक्ट आईआरआर, ये सब सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी में कवर करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पार्क इन द सोलर पार्क, projected cost of solar power inside solar park as the decent and solar power tariff in the concerned states। आप इसमें अगर जिस स्टेट्स में सोलर पार्क आ रहा है तो वहाँ पर रिसेंटली अगर इससे पहले कोई भी टेंडर हुआ होगा तो वहाँ पर क्या टैरिफ था और क्या एक्सपेक्टेड टैरिफ है अगर सोलर पार्क में अगर प्रोजेक्ट्स आता है तो कुछ एजम्पशंस लेकर के सही चीज़ें आपको इसमें बता सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस,
सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पैरामीटर वेरी करते हैं तो उसके सोलर पार्क पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करके बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट में ये आता है बेसिकली कि जॉब कितना आप क्रिएट करते हैं सोलर पार्क कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लस सोलर पार्क अगर रेडी हो जाता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए क्या जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो कैसे करेंगे। फिर सोलर पार्क के अंदर जो सोलर प्रोजेक्ट्स आएगा तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कितना जॉब क्रिएट होगा, और सोलर प्रोजेक्ट्स अगर आ जाता है सोलर पार्क के अंदर तो उसके लिए कितनी जॉब क्रिएट होगी, वो आपको बताना पड़ेगा, स्टेट बताना पड़ेगा। जीडीपी इम्पैक्ट इन द स्टेट्स, अगर सोलर पार्क आता है, सोलर पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट होगा स्टेट्स में, वो बताना पड़ेगा। और कितना आप CO2 एमिशन रिड्यूस कर सकते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स अगर आ जाता है सोलर पार्क के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ये सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट का पार्ट है। इसके बाद आते हैं एनेक्सर्स। तो बहुत सारे एनेक्सर्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि जनरल लेआउट प्लान ऑफ द पार्क, आपका क्या लेआउट प्लान है पार्क का, वो बताना पड़ेगा। लैंड ड्राइंग बतानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स बताने पड़ेंगे, इंटरनल पावर मैप उसका एनेक्सर लगाना पड़ेगा, सब स्टेशन ड्राइंग, सिंगल लाइन ड्राइंग जिसका बताना पड़ेगा, एक्सटर्नल ट्रांसमिशन लाइन ड्राइंग, सिंगल लाइन ड्राइंग उसका बताना पड़ेगा, पावर इक्वेशन सिस्टम डिजाइन उसके लिए बताना पड़ेगा, पावर मैप ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का जो पावर मैप होता है वो बताना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एनेक्सर में लगाना पड़ेगा। और भी इसके अलावा जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है वो आप यहाँ पर एनेक्सर कर सकते हैं। तो होप दोस्तों ये जो टॉपिक था वैसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सोलर पार्क के लिए, और अगर हम लोग देखें तो एक सोलर प्रोजेक्ट्स का भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर भी हो जाती हैं। सोलर पार्क का तो है ही डिटेल, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भी DPR की एक ओवरव्यू से मिल जाता है कि इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स में भी क्या क्या कवर हो सकता है। तो होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।